नमस्कार। आइए सुनते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य की जानी मानी लेखिका अंजू शर्मा द्वारा लिखी हुई कहानी गली नंबर 2। पुत्तर छेती कर, वेख चाह ठंडी होंदी पई है। बीजी की तेज आवाज से उसकी तंद्रा भंग हुई। रंग में ब्रश डुबोते हाथ थम गए। पिछले 1 घंटे में यह पहला मौका था जब भूपी ने मूर्ति, रंग और ब्रश के अलावा कहीं नजर डाली थी। सचमुच चाय ठंडी हो चली थी। उसने एक सांस में चाय गले से नीचे उतारते हुए मूर्तियों पर एक भरपूर नजर डाली। दिवाली से पहले उसे 3 ऑर्डर पूरे करने थे। लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों से घिरा भूपी दूर बिजली के तार पर अटखिलियां करते पक्षियों को देखने लगा। हमेशा की तरह आज भी एक आवारा सा ख्याल सोच के वृक्ष की फुनगी पर पैर जमाने लगा। आखिरकार ये पक्षी इतनी ऊंचाई पर क्यों बैठे रहते हैं? ऊंचाई दुनिया का सबसे मनहूस शब्द था और ऊंचाइयां उसे हमेशा डर की एक ऐसी परछाई में ला खड़ा करती थीं जिसके आगे उसका व्यक्तित्व छोटा, बहुत छोटा हो जाता था। दूर आसमान में सिंदूरी रंग फैलने लगा था जिसकी रंगत धीरे धीरे भूपी के रंगीन हाथों सी होती चली गई। रंगों का चितेरा भूपी उर्फ भूपिंदर जस्सो मासी का छोटा बेटा है और हमारी इस कहानी का नायक भी है। यूं कहने के लिए उसमें नायक जैसी कोई विशेषता नहीं थी जिसे रेखांकित किया जाए। अगर सिर्फ उसकी दुनिया ही हमारी कहानी का दायरा हो तो इस खामोश कहानी में न कोई आवाज होगी और न ही संवादों के लिए कोई गुंजाइश रहेगी। यहाँ भूपी की इस रंगीन कायनात में इधर उधर तमाम रंग जरूर बिखरे हैं, पर इंद्रधनुषी रंगों से सजी ये कहानी इन सब रंगों के सम्मिश्रण से मिलकर बनी है, यानी वह रंग जो बेरंग है। तो कहानी भूपी से शुरू होती है। भूपी की उम्र रही होगी लगभग 29 साल। साफ रंगत जो हमेशा बेतरतीब दाढ़ी के पीछे छिपी रहती थी। औसत से कुछ कम नहीं, कुछ तो कम लंबाई, इतनी कम कि देखते ही लोगों के चेहरों पर मुस्कान दौड़ जाती थी। पढ़ने लिखने में ना तो मन ही लगा और न ही घर के हालात ऐसे थे कि वह ज्यादा पढ़ पाता। कुल जमा 5 जमात की पढ़ाई की थी, पर मन तो सदा रंगों में रमता था उसका। पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब जैसा कोई ऐब उसे छू भी नहीं गया था। हाँ, अगर कोई व्यसन था तो बस आड़ी तिरछी लकीरों का साथ और रंगों से बेहिसाब मोहब्बत, जो शायद उसके जन्म के साथ ही जन्मी थी, और एक लंबी खामोशी जो हर समय उसे घेरे रहती थी। उसका कोई साथ या मीत था तो उसके सपने, जो दुर्भाग्य से सपने कम दुस्वप्न ज्यादा थे। भूपी की खामोश दुनिया अक्सर उन दुस्वप्नों की काली, सर्द, अकेली और भयावह गोद में जीवंत हो जाती। ये सपने अब उसकी आदत में शुमार हो गए थे और इनका साथ उसे भाने लगा था। कम ही मौके आए होंगे जब उसे किसी ने बोलते सुना था। यकीनन मोहल्ले से गाहे बगाहे गुजरने वालों को यह मुगालता रहता होगा कि वह बोल सुन नहीं सकता। कहते हैं जब होठ चुप रहते हैं तो आंखें जबान के सारे फर्ज अदा करने लगती है, पर भूपी की तो जैसे आंखें बस वही देखना चाहती थीं जिसका संबंध उसके काम से हो, और आंखों के बोलने जैसी सारी कहावतें बस कहावतें ही तो रह गई थीं। पता नहीं ये दो सपनों की नींद पर अतिक्रमण का असर था या कुछ और कि ये आंखें अक्सर बेजान, शुष्क और थकी हुई रहा करती थीं। यह सहज ही देखा जा सकता था कि उन तमाम काली रातों की सारी कालिमा, सारा अंधेरा, सारा डर और सारा अकेलापन इन भावहीन आंखों के नीचे अपने गहरे निशान छोड़ गया था। हालांकि इनकी इबारत पढ़ पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। फैक्ट्री में दिन भर मेहनत कर रात में गहरी नींद लेने वाली बीजी भी इन निशानों की था कब ले पाई थीं। जस्सो मासी उर्फ बीजी उर्फ जसवंत कौर एक नेक, मिलनसार और खुशमिजाज औरत थीं और ज्यादा सोचने में यकीन नहीं रखती थीं, या उन्हीं के शब्दों में कह लीजिए, जिंदड़ी ने मौका ही कब दो दिता, जिंदगी ने मौका ही कब दिया। गेहुआ रंग, छोटा कद, स्थूल शरीर, खिचड़ी बाल और कनपटी पर किसी हल्के से रंग की चुन्नी के बाहर मैं भी हूं अंदाज में झूलती एक सफेद लट, चौड़े पांचे वाली सलवार कमीज और चेहरे पर मुस्कान। मुल्क के बंटवारे ने सब ले लिया था। बंटवारे के दंश को सीने में छुपाए काफी अरसा हुआ तरुणाई की उम्र में पति के साथ पंजाब से यहाँ आकर बसी थी। जाने वो दिल था, जिगर था या जान थी जो वहां छूट गया था। लोग कहते हैं वो अब पाकिस्तान था। बहुत समय लगा ये मानने में कि वो मुल्क अब गैर है, कि वो अब हमारा नहीं रहा।
कि उसे अब अपना कहना खाम ख्याली है। और देखिए ना, उनकी उजड़ी गृहस्थी और टूटे दिल को उस दिल्ली में ठिकाना मिला जो खुद भी न जाने कितनी बार उजड़ी और बसी थी। पर दिल्ली जब हर बार उजड़कर बस गई तो जस्से मासी नई नई गृहस्थी भला कब तक उजड़ने का दर्द संजोए रहती। दिल्ली ने ही उनकी तरुणाई की वे जाग जाग कर काटी रातें देखीं, तिनके तिनके जोड़कर जमाया घोंसला देखा, और दिल्ली ही असमय पति के बीमार हो जाने पर 2 बच्चों के साथ हालात की चक्की में पिसती उस जूझती फिर भी मुस्कुराती माँ के संघर्षों की मौन साक्षी बनी। इन मुश्किलों ने उन्हें जुझारू तो बना ही दिया था, साथ ही वे छोटी छोटी बातों को दिल से लगाने को फिजूल मानने लगी थीं। यूं भी जिंदगी ने उन्हें सिखाया था, जब मुश्किलें कम न हों तो उनसे दोस्ती कर ली जाए, उन्हें गले लगा लिया जाए। यह एक निम्न मध्यम वर्गीय लोगों का मोहल्ला था, जहाँ रहते हुए लोगों को न तो बीत गए सालों की संख्या याद थी और न ही एक दूसरे से कब रिश्ता बना यह भी नहीं याद था। अपने छोटे छोटे सुखों को महसूसते और पहाड़ जैसे दुखों से लड़ने को अपनी आदत में शुमार किए उन लोगों का बड़ा सा परिवार थी यह गली, जिसे गली नंबर 2 कहा जाता था। इन लोगों ने धर्म, जाति और क्षेत्रीयता जैसे तमाम आग्रहों से ऊपर उठकर एक नए पंथ की अघोषित मौन स्थापना कर दी थी, जिसे भाईचारा कहा जाता था, जो खून के रिश्तों से कहीं ऊपर था। कोई हालांकि कई बार छोटी छोटी बातों पर झगड़ते ये लोग शाम को साथ मिलकर मनमुटाव को साथ साथ विदा कर देते थे। तो जस्सो मासी, जी हाँ, लोग उन्हें इसी नाम से पुकारा करते थे। यूं तो कहने को 2 बेटों वाली थी, पर बड़ा बेटा करमजीत उर्फ काके, बेटा कम, अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों का फल ज्यादा लगता था उन्हें। पिता की बीमारी और घर में कामकाजी माँ की गैर मौजूदगी ने जहाँ छोटे को चुप्पा बना दिया था, बड़ा निकम्मा और नाकारा निकला। हालांकि कहने के लिए किराए का ऑटो चलाया करता था, शराबी कबाबी ऊपर से एक दिन एक एंग्लो इंडियन लड़की को घर ले आया। कहने लगा, बीजी बहू है तुम्हारी, इसके साथ कोर्ट मैरिज की है। अब आप जानो जस्सी मासी, जो जस्सो मासी ठहरी, फौरन उसे दरवाजा दिखाकर कहा, फिट्टे मुंह तेरा, जित्थो लाया है उत्ते ही छोड़ के आ मोए। 3 दिन के भीतर मोहल्ले वालों और इक्का दुक्का नातेदारों को इकट्ठा किया और फेरे डालकर बहू को घर ले आईं। ढोल बजा तो पूरे मोहल्ले से ज्यादा जस्सो मासी नाची थी। दबी जबान से बहू के धर्म पर छीटाकशी करने वालों की कमी नहीं थी, पर जस्सो मासी ने यह कहकर सबका मुंह बंद कर दिया कि औरत की भला क्या जात और क्या धर्म, पानी जिस भांडे में गया वैसा ही हो गया। लौटे बिच पाओ तो लौटेगा वर्गा, होर थाली बिच पाओ ते थाली वर्गा। तो ग्लैडिस अब लक्ष्मी हो गई थी, और गली नंबर 2 का क्या कहना। कुछ दिनों की कानाफूसी के बाद वही लक्ष्मी सबकी लाडली बहू थी, और सुबह दिन निकलते ही पैरी पैना चाची जी, पैरी पैना मासी जी करते हुए उसकी कमर दोहरी हो जाती थी। यूं 4 दिन तो मजे से कटे, फिर चंद दिनों में ही शाम को डगमगाते कदमों से लौटते पति की खस्ता हालत, कपड़ों से आती असहनीय दुर्गंध और खाली जेब से कुल मिलाकर जो तस्वीर खींची थी, उसमें लक्ष्मी को भविष्य पर छाई अंधकार की छाया साफ दिखाई पड़ती थी। और ये भी कि अब तो बस सास के सहारे दिन कटेंगे या खुद की कमा कमा कर गुजर होगी। मायके में चर्च में जाकर जी भर रोई, पर कहीं कोई रास्ता नहीं था। खुदा उसका नसीब लिखते हुए सारी स्याही खो बैठा था, बस दूर तक काला रंग बिखरा नजर आता था। हरे पीले लाल नीले बैंगनी नारंगी, दुनिया की भाग दौड़ और चकाचौंध से दूर भागते भूपी को रंगों में निजात मिलती थी। ये और बात है कि उसके मन में दुनिया को लेकर जो भी तस्वीर बनती थी वो बहुत बेरंग थी। अपने कद को लेकर कोई ग्रंथि पाली हुई थी उसने, या फिर ऊंचाई से उसका डर इसका कारण था। भूपी अक्सर ऊंची लंबी आकृतियों से मुंह फेर लिया करता था। उसके अवचेतन में सदा एक लंबा ऊंचा ठूंठ सा वृक्ष विद्यमान रहता था, जो मन को कभी हरा भरा होने ही नहीं देता था। ऐसा नहीं था उसने कोशिश नहीं की, पर उसकी तमाम कमजोर कोशिशें उस ठूंठ की ऊंचाई के सामने हार मानकर दम तोड़ गईं। कभी कभी भूपी को लगता था उसकी ऊंचाई हर रोज थोड़ा कम हो जाती है और ठूंठ हर रोज उतना ही बढ़ जाता है। उसे लगता था किसी दिन यह ठूंठ उसकी पूरी लंबाई को लील लेगा, वह पूरा का पूरा इसी ठूंठ में समा जाएगा। उसका यह डर अमूमन दिन में जाने कहाँ सोया रहता, और रात में धीरे धीरे उसकी नींद पर काबिज हो जाता। वह पसीने पसीने हो जाता और अपने घुटनों को पेट में घुसाए खिड़की से बाहर
स्ट्रीट लाइट को देखते देखते सुबह का इंतजार करता। उसकी बेचैनी बढ़ जाती और रगों से दौड़ता लहू मानो लहू नहीं किसी ज्वालामुखी से निकलता गर्म लावा हो जाता, जिसका बहाव उसे दुनियावी चहल पहल से कहीं दूर ले जा पटकता। हैरत की बात यह थी कि जो भूपी अपने पहले घंटों अपनी दुनिया में लौटने की कोशिश करता रहता था, उसे अब ये दूसरी अंधेरी भयावह दुनिया रास आने लगी थी। ये दर्द, ये तकलीफ, ये बेचैनी और ये डर उसकी आदत जो बन गए थे। इधर ग्लेडिस उस लक्ष्मी ने देखा, उसके अलावा ससुराल में कुल जमा 4 प्राणी हैं। पति आधे दिन बोतल भर के लायक कमाता है और सब कमाई दारू में उड़ा देता है। ससुर बीमार और लकवे से लाचार है। सास किसी फैक्ट्री में काम करती है और देवर यानी भूपी मूर्तियां बनाता है। लोगों को लगा था बहू ईसाई है, 4 दिन में सब छोड़ छाड़ कर अपने घर लौट जाएगी। उसके घर वालों ने भी कुछ इसी तरह की सलाहें उसकी झोली में डाल दी, पर लक्ष्मी, जो अपने परिवार की सारी हिदायतों, आशंकाओं और भविष्यवाणियों को नजरअंदाज कर इस घर में आई थी, उसने इस रिश्ते को एक मौका देने का फैसला किया। दिन बीतते गए, पता नहीं ये फेरों पर खाई कसमों का असर था या सास का स्नेह, गरीब माता पिता की लाचारी की चिंता थी या घुटने टेकने से इनकार करती। गर्भ में आ गए एक अजन्मे शिशु की माँ की जिजीविषा थी कि लक्ष्मी लक्ष्मी ही रही, फिर कभी ग्लेडिस नहीं बनी तो नहीं बनी। गले में डला क्रॉस ओम में बदल गया और उसने एक टिपिकल संस्कारी बहू की तरह सास की गृहस्थी संभाल ली। वही रोजी रोटी के लिए देवर की मदद करने लगी। सास को चूल्हे चौके से छुट्टी मिली, ससुर को दवाई समय पर मिलने लगी। वही भूपी के अकेलेपन के दायरे में लगी सेंध ने कुछ दिनों के लिए उसे परेशान तो जरूर कर दिया था, पर वक्त का पहिया जब मंथर गति से आगे सरकता गया तो धीरे धीरे ये अतिक्रमण उसे भी रास आने लगा। और हुआ यूं, मूर्तियां अब गली नंबर 2 की आवाजाही, एक दूसरे की चुगलियां करती औरतें और भूपी की खामोशियों से इतर भी कुछ आवाजें सुनने लगी थी। भाभी, पीला रंग कब खत्म हुआ? और हरा रंग किन्ना लाना है? भाभी, एक कप चाय पीनी है। भाभी, सिंह साहब का आदमी क्या बोल रहा था? वगैरह वगैरह। भूपी ने मूर्तियां बनाने का काम छुटपन में ही सीख लिया था। कुछ अरसा काम एक दोस्त के घर काम किया और फिर जल्दी ही अपना काम शुरू कर दिया। रबर की डाई और सांचे में प्लास्टर ऑफ पेरिस का घोल डालकर उसे छत पर सुखाया जाता था। एक लाइन से बने 10x10 के 4 कमरों को जोड़कर बनी लंबी छत पर लाइन से मूर्तियां रखी रहती थीं। एक कोने में एक छप्पर डला था जो अक्सर स्टोर रूम का काम करता था। मूर्तियां पूरी तरह से सूखने के बाद उन्हें रंगा जाता था। ये दिवाली से ठीक पहले का समय था, तो बस चारों ओर लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां ही नजर आती थीं। ऑर्डर के मुताबिक लक्ष्मी गणेश की कुछ मूर्तियों को सुनहरा रंगा जाता था, कुछ को पूरा सिल्वर किया जाता था और बाकी को विभिन्न रंगों में रंगा जाता था। थोड़े ही दिनों में लक्ष्मी ने सब सीख लिया था। कैसे सबसे पहले सिंहासन पर फिरोजी रंग, लक्ष्मी जी की साड़ी में लाल रंग, उनकी चोली में हरा रंग, गणेश जी के वस्त्रों में पीला रंग, हाथ पांव में पीच रंग और गहनों को सुनहरा रंगा जाता था। यहाँ तक तो सारा काम दोनों मिलकर करते थे। बस इसके बाद का काम केवल भूपी ही करता था और यह था उनकी आंखों का चित्रण। मूर्तियों में प्राण फूंकने वाला मुहावरा यहाँ साकार हो जाता जब भूपी बड़े मनोयोग से अपने सधे हाथों से उनकी आंखें चित्रित किया करता था। एक एक कर मूर्तियां साकार हो उठती थीं और लक्ष्मी उन्हें गिनते हुए ऑर्डर पूरा होने की खुशी में झूम उठती थी। इसके बाद ईंटों के एक छोटे से चबूतरे पर रखकर उन पर वार्निश का स्प्रे किया जाता। जहां एक और मूर्तियां जीवंत हो चहक उठती, वहीं उनके रंग भी पक्के हो जाया करते। लक्ष्मी के लिए ये मूर्तियां केवल मूर्तियां नहीं थी, घर का राशन थी, बच्चों की स्कूल की फीस थी, बिजली का बिल थी और मकान मालिक का चाहे मामूली सा ही सही पर समय पर दिया जाने वाला किराया भी थी। ओए होए, अबे तू जमीन से बाहर आएगा या नहीं? भूपी, तू तो बौना लगता है यार, ही। अबे तू सर्कस में भर्ती क्यों नहीं हो जाता? 4 पैसे भी कमा लेगा। साले, तेरी कमीज में तो आधा कपड़ा लगता होएगा और देख तेरी पैंट तो 4 बिलान की भी नहीं होगी। ओए, तुझे कौन अपनी लड़की देगा? बड़े होकर काके के बच्चे खिलाना तेनू। भूपी वर्मा जी के ऑर्डर का कितना काम अभी बाकी है? लक्ष्मी ने गीले कपड़े से हाथ पोंछते हुए पूछा और भूपी फ्लैशबैक से बाहर आ गया। लगा जैसे किसी ने जंजीरों में जकड़ दिया था और वह दूर भाग जाना चाहता है।
बदन पसीने पसीने हो रहा था, सांस धौंकने की तरह चल रही थी और कनपटियां जैसे शरीर के सारे लहू को अपने में समाई सुर्ख हो गई थी। लग रहा था जैसे वह मीलों लंबी दौड़ दौड़ कर लौटा है। 2 दिन और लगने हैं। दोबारा पूछने पर भूपी के भावहीन चेहरे ने बिना नजर उठाए ही बुदबुदाया। लगा आवाज कहीं दूर किसी गहरी खाई से आ रही है। उत्तर रस्म अदायगी भर था और इन शब्दों से उसे लेना देना नहीं है। इतना तय था कि उस हाँफते जिस्म और लड़खड़ाती जबान के लिए इससे कम शब्दों में अपनी बात कहना शायद संभव नहीं रहा होगा। लक्ष्मी बच्चों को स्कूल भेज चुकी थी। ससुर नाश्ता करने के बाद आराम से सो रहे थे। उसका पति काके काम पर जा चुका था और सास आज जमुना पार एक जानकार के यहाँ गई थी। भूपी का काम अब अच्छा चल निकला था। लक्ष्मी का साथ मिलने से अब वह ज्यादा ऑर्डर ले सकता था। मूर्तियां तो पहले ही उसकी अभी मुंह से बोल उठने वाली लगती थीं। किराए के उस छोटे से एक कमरे रसोई वाले घर को माँ ने खरीद कर ऊपर भी एक बड़ा कमरा बना लिया था, जहां बहू लाने के लिए वह सपने देखने लगी थीं। लौटी तो चेहरे पर चिर परिचित मुस्कान कुछ और गहरी हो गई थी और हाथ में बर्फी का डिब्बा था जिसे अपने पूरे मोहल्ले में बांटा था उन्होंने। भूपी ने दूर खड़े बिजली के खंभे को देखा तो उसके मुंह का स्वाद कसैला होता गया। पता नहीं क्यों वो आज कुछ ज्यादा ही लंबा लग रहा था। आंखें बंद होते ही ठूंठ एकाएक आसमान को छूता नजर आया। उसने घबराकर आंखें खोल दी। आग थू। उसने बर्फी थूक दी और निर्विकार शून्य में ताकने लगा। जब ठोकरें नसीब में हों तो भरे पूरे संसार को भी एक छोटी सी चिंगारी लील लेती है। कुछ ऐसा ही सन 84 में सिखों के साथ हुआ था। 84 के प्रेत ने मुंह खोला और पंजाब के एक गांव में रहने वाले सरदार दलजीत सिंह 2 गबरू जवान बेटों के साथ रोती बिलखती पत्नी और 16 साल की जवान बेटी को छोड़कर उसके मुंह में समा गए। सदमे ने उनकी पत्नी कुलवंत के होश छीन लिए और जब होश आया तो पाया दुनिया उजड़ चुकी थी। लालची रिश्तेदारों की मेहरबानी से अब न पास में जमीन थी और न सर पर छत। अपनी बच्ची को सीने से लगाकर दूर के रिश्ते के एक भाई के पास दिल्ली चली आईं। अजीब आलम था। न गले से निवाला उतरता था और न ही रातें दिल में भरी बेचैनी को कुछ आराम दे पाती थीं। उनकी रातें जैसे किसी अजाब की गिरफ्त में थीं और उनके दिन इसे पहेली से सुलझाते हुए शाम के कदमों में दम तोड़ दिया करते थे, क्योंकि शरीर को न भूख सताती थी और न ही नींद। बस अगर कुछ दिखाई देता था तो सोहनी की चढ़ती जवानी और अल्हड़ अटखेलियां। ये 20वां साल किसी भी लड़की के जीवन पर एक बसंती चादर की तरह छा जाता है, जिसकी छांव में हर लम्हा बसंती लगने लगता है। पिता अपनी सूरत और सीरत के साथ अपना डील डॉल भी सोहनी को सौंप गए थे। खासा लंबा कद, चौड़ा हाड़, दबा हुआ रंग और गदराया हुआ भरा जिस्म। साधारण शक्लो सूरत के बावजूद सोहनी भीड़ में भी अलग नजर आती थी। कुछ साल बीत चुके थे। कुछ अरसा तो बाप भाइयों की मौत का शोक उस पर हावी रहा। फिर दिल्ली की आबो हवा और नई बनी सहेलियों का साथ। मन आवारा परिंदे सा उड़ने लगा और जवानी एक साथी मांगने लगी थी। जौवन का असर अपने शबाब पर था और मन सपनों की गलियों में रोज सैर पर जाने लगा। उसका बेपरवाह अंदाज, जोर से खिलखिलाना और मस्तानी चाल माँ के कलेजे में बर्छी की तरह गड़ते थे। हाय रब्बा, मरजानी कितनी जल्दी बड़ी हो गई। अक्सर वे सोचा करती, उनका बस चलता तो उसकी उम्र का पहिया कब का थाम चुकी होती। खैर, कुलवंत कौर ने कई जगह बात चलाई, पर किसी को पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी, किसी को ऊंचा घर बार, कोई दहेज में 10 तोले सोना चाहता था तो कोई बजाज का स्कूटर। बिन बाप भाई की लड़की का ब्याह, वो भी बिना दहेज, इतना आसान भी नहीं था। इससे पहले कि ऊंच नीच की आशंका से परेशान कुलवंत कौर और हलकान होती, पड़ोस की एक पंजाबी महिला ने उन्हें जस्सो मासी के बेटे भूपी के बारे में बताया। ये महिला भी जस्सो मासी के साथ ही फैक्ट्री में काम करती थी। जमुना पार के उस मोहल्ले में आज भी इतनी सदाशयता बाकी थी कि जवान लड़की माँ बाप के साथ साथ पड़ोसियों की भी साझा चिंता का कारण बना करती थी। लड़के का कमाऊ और शरीफ होना ही सबसे अधिक सुकूनदायक बात थी। उम्र में 10 साल का फर्क तो बातचीत का विषय बनने लायक समझा ही नहीं गया। ओहो जी, की फर्क पैंदा है। फिर भाभी का ईसाई होना भी भला कोई बात है। ये क्या कम है कि कोई डिमांड शिमांड नहीं है। बस 2 जोड़ी कपड़ों में लड़की भेजने की बात है। अगले बेहदा खर्च उठान लई भी तैयार हैं। डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। यहाँ तो साहिल खुद सामने आकर बाजू दे रहा था।
कुलवंत कौर ने हाथ जोड़कर बात चलाने के लिए कहा। हालांकि उनकी जागती रातों को अब एक नया काम मिल गया था। अब तो दिन रात वाहिगुरु से इस रिश्ते के सिरे चढ़ने की अरदास करते बीतता था। ऐसा नहीं था कि सोहनी को माँ की इस हालत का अंदाजा नहीं था। वह खुद दुआ करने लगी थी कि माँ की खोई नींदें उसे वापस मिल जाएं। अमावस की रात अधिक काली हो जाती है। अगर मन का अंधेरा बढ़ जाए। लगातार 14 दिन ड्यूटी देने से थके उकताए चांद ने उस रात विश्राम के लिए बादलों की चादर ओढ़ ली और सोने चला, ये सोचकर कि कल फिर से उगेगा, नई उम्मीद और नए रूप के साथ। अंधेरे के लबादे ने आहिस्ता आहिस्ता गली नंबर 2 को भी अपने साय में ले लेने के लिए कदम बढ़ाया था, पर स्ट्रीट लाइट ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। उस रात जस्सो मासी अपने कुछ परिचितों के घर कार्ड बांटने गई हुई थीं। लौटने में देर होने पर शायद वहीं रुक गई होंगी। बड़े की शादी इतनी जल्दबाजी में हुई थी कि इस बार मौसी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। भूपी ने कुछ साल पहले मनोयोग से एक मूर्ति बनाई थी, एक लड़की की। वह सुंदर मूर्ति इतनी दिलकश लगती थी कि मासी ने उसे कमरे के कोने में रख छोड़ा था। भूपी ने उसे मनचाहे रंगों से, सुंदर कपड़े और गहनों से सजाया था। उसकी देह यष्टि इतनी चित्ताकर्षक थी कि अक्सर देखने वालों का ध्यान खींच लेती थी। भूपी ने एकटक उस मूर्ति को निहारते हुए अपनी आंखें बंद की और बिस्तर पर लेट गया। रात के गहराने के साथ नींद भी गहराने लगी थी। देर रात अचानक भूपी को लगा मूर्ति मूर्ति नहीं, जीती जागती एक लड़की है जो धीमे धीमे मुस्करा रही है। उसकी आंखें इतनी सम्मोहक हैं कि उसके आकर्षण से बचने के किसी प्रयास के करीब आ पाने का कोई चांस नहीं है। अमावस की उस काली रात में भी पूरा कमरा एक अनोखी रोशनी और खुशबू से सराबोर है। भूपी उठा और उसकी ओर बढ़ने लगा। मात्र 3 कदम के बाद वह उसके सामने था, करीब, बेहद करीब। उसके होठों पर गहरी मुस्कान थी और उसकी सांसें अब भूपी के सांसों में एकाकार हो रही थी। भूपी ने महसूस किया खून की गर्मी उसके पूरे जिस्म को गरमा रही थी। जिस्म जैसे आग की भट्टी की तरह तप रहा था। सम्मोहन से खिंचे आए भूपी ने उसे अपनी बाहों में भरना चाहा। उसके तपते होठ अभी उन सुर्ख मदमाते होठों की ओर बढ़े ही थे, पर यह क्या, एकाएक मूर्ति का कद बढ़ने लगा। ऊंचा, ऊंचा और ऊंचा, इतना ऊंचा कि काफी ऊंची बनी उस कमरे की छत को छूने लगा। फिर जाने छत कहाँ गायब हो गई और औरत की लंबाई बढ़ती रही। उसकी मुस्कान अब विद्रूप हो गई, मानो बाहें फैलाए खड़े भूपी का मजाक उड़ा रही हो। मुस्कान अब ठहाकों में बदल गई और भूपी जैसे जड़ हो गया। वह तो ना हिल पा रहा था और न ही बोल पा रहा था। उसे लग रहा था वह बौना और ज्यादा बौना होता जा रहा है। फिर अचानक अट्टहास करती वह मूर्ति ठूंठ में बदलने लगी। वही लंबा, निर्जीव, अकेला और डरावना ठूंठ। तभी मुर्गे की मांग ने स्याही चूस की तरह उसकी नींद का सारा कालापन सोख लिया और भूपी इस दुनिया में वापस लौट आया था। बाहर अब भी स्ट्रीट लाइट की रोशनी थी। भूपी बिस्तर पर सिमटा हुआ था। उसका वजूद एक सूखे पत्ते की मानिंद कांप रहा था। सांसें फिर धौंकनी की तरह चल रही थी। कोई देखता तो हल्के सर्द मौसम के बावजूद उसके चेहरे पर पसीने का असर साफ नजर आता। बमुश्किल भूपी देख पाया कि मूर्ति अब भी पहले की तरह वहीं कोने में चुपचाप खड़ी थी, शांत और बेजान। साली जबान चलाती है, एक शब्द और निकाला तो जुबान खींच लूंगा। तेरे बाप की नहीं पीता हूं, अपनी कमाई से पीता हूं। लक्ष्मी दरवाजे पर बुत बनी खड़ी थी। घर की इज्जत सरेआम रुसवा हो रही थी और थर थर दोनों बच्चे अपनी ओट में खड़े गली में हो रहा तमाशा देख रहे थे। शराब इंसान को कितना गिरा देती है। यह वह अग्नि है जिसमें प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, नाते, क्या घर के घर होम हो जाते हैं। काकी शराब पीता था और शराब बदले में उस घर का चैन, सुकून, इज्जत और नेक नामी जाने क्या क्या पी रही थी। काकी रात भर हवालात की हवा खाकर आया है। एक दिन बीजी घर से बाहर रही और उसे चिलत्तर करने का मौका मिल गया। जस्सो मासी ने उसका गिरेबान पकड़ा और घसीटती हुई कमरे में ले गई। हवालात से आने के बाद भी उसने चढ़ा ली थी और अब न उसे बीजी का परेशान चेहरा नजर आता था, न लक्ष्मी की लाल सूजी आंखें नजर आती थीं। जिसे अरमानों से ब्याह कर लाया था, उसके चेहरे पर पुती शमशान सी कालिक धीरे धीरे उसकी जिंदगी में उतर आई थी और वह था कि शराब के कतरों में अपनी बिखरी जिंदगी की किरचें चुन रहा था। दिन भर बेहोश पड़ा रहा। शाम होने पर बीजी के पैर पकड़कर माफी मांगने वाला काके
क्या वही था? यकीन के चिथड़े बटोरने का आदि जितना यह परिवार था, उतनी ही अब तक गली नंबर 2 भी हो चली थी। दूध वाला दूध ला रहा था, बच्चे गली में स्टापू खेल रहे थे और औरतें धूप जाने के बाद मंजी खाट खड़ी कर शाम के खाने का मेन्यू बतिया रही थीं। गल सुन, यहाँ आ। क्या बात है? क्या चाहिए? खाना बना रही हूँ। तुम मुझसे नाराज है ना? कोई उत्तर नहीं। अच्छा माफ कर दे यार, बहुत शर्मिंदा हूँ, आगे से नहीं पीऊंगा। कोई उत्तर नहीं। देख तेरी सौं पक्का। लक्ष्मी ने एक नज़र पति पर डाली पर कोई उत्तर नहीं दिया। मन ही मन बुदबुदाई, सब नौटंकी, और चुपचाप रोटी सेंकने लगी। उसकी आंखों में जाने कितने आंसू थे जिनका पानी मानो सूखता ही नहीं था। जब जब उसने सोचा उसके आंसू सूख गए हैं, तब तक कोरों से टपक जाते थे। जाने इन आंखों ने कितने समंदर जमा किए हुए थे कि खत्म ही नहीं होते थे। और कमबख्त जाने क्या बदा था उसके नसीब में। उसने पिछले 4 दिन से काके से कोई बात नहीं की। उसने क्या, बीजी और बच्चों ने भी मौन साधा हुआ था, और भूपी तो बात करता ही कब था। शाम को लक्ष्मी के मॉम डैड उसे ले जाने आए थे। उसने सूटकेस निकाला और खामोश अपना सामान पैक करने लगी। काके माफिया मांग रहा था। बीजी चुपचाप आंसू बहा रही थी। कमबख्त मुए ने किसी लायक ही कहाँ छोड़ा था कि वे प्रतिरोध करती। लक्ष्मी बच्चों को साथ ले निकलने ही वाली थी कि बीमार और बूढ़े ससुर ने हाथ जोड़ लिए। वे बोले तो कुछ नहीं, पर उनकी सूजी आंखें और झुर्रियों से भरे जर्द चेहरे, आंसुओं की आड़ी तिरछी इबारत ने सब कह दिया। सूटकेस हाथ से छूट गया और वह अंदर दौड़ गई। कोई नहीं जानता था काके को अपनी हरकतों पर वाकई अफसोस था या फिर कोई नौटंकी। पिछले 4 दिनों से वह भी पीना छोड़कर रोज चुपचाप खाना खाता और ऑटो लेकर निकल जाता था। उस दिन शाम को लक्ष्मी के हाथ में 1000 रुपए रखे और कान पकड़कर खड़ा हो गया तो उसने अविश्वास से अपनी हथेली पर नजर डाली। उसे लगा दुनिया के सारे सुख उस हथेली पर सिमट आए हैं। उसने मुट्ठी भींचकर कलेजे से लगा ली और आंखें भींचकर इस सुख को पीने लगी। कहीं इस अमृत का एक कतरा भी चू गया तो अनर्थ हो जाएगा। और उसका माही, जिसके कलेजे से वह लगी थी, चुपचाप उसके आंसू पहुंच रहा था। पश्चाताप के आंसू टपक के उन आंसुओं में मिले और लक्ष्मी को लगा जैसे तकदीर के आईने पर बरसों से जमी बदकिस्मती की मनहूस गर्द हट गई और नया दिन निकल आया हो। काला डोरिया कुंडे नाल अड़िया ओए कि छोटा देवर भाभी नाल लड़िया ओए। ढोलक की थाप पर जोर जोर से ब्याह के गाने गाए जा रहे हैं। आखिरकार वह दिन आ ही गया। ब्याह वाले दिन बेतरतीब दाढ़ी और ऊबड़ खाबड़ बालों के पीछे से भूपी का गोरा चिट्टा चेहरा ऐसे दमक कर सामने आया था जैसे काले बादलों के पीछे से चांद निकलकर सामने आता है। और लोग थे क्या पलक निहार रहे थे। कुछ एक को तो भ्रम हो गया था कि ये भूपी नहीं कोई और है। सुंदर कपड़ों में बैठा हुआ वह किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। जस्सो मासी उसकी बलाएं ले रही थी। उसकी बेजान और निर्जीव आंखों का सूनापन भाभी के लगाए काजल के पीछे कहीं छुप सा गया था। उन आंखों में कोई सपना नहीं था। शुष्क और खाली खाली आंखों से इस सारे तमाशे को देखता भूपी भाभी की एक शरारत पर धीमे से मुस्करा दिया। सोहनी के लिए उसकी लंबाई पता नहीं कोई मायने रखती थी या नहीं, पर भूपी के मन में चल रहे अंधड़ों के आगे गाजे बाजे की सब आवाजें बस शोर थीं, और इस शोर के सामने उसके मन की आवाज मानो नक्कार खाने में तूती की आवाज की तरह विलीन हो गई। आज शादी को 2 दिन बीत चुके हैं। सोहनी पैर फेरने के बाद अभी भूपी के साथ वापस लौटी है। ससुराल से शादी के बाद पहली बार मैके जाने की इस रस्म में भूपी को सोहनी के साथ लाना था। वह जो ऑटो में सोहनी के साथ बैठकर आया है, क्या वह भूपी है? नहीं, वह तो उसकी परछाई है। भूपी तो सोहनी को देखने के बाद जाने किस बियाबान में खो गया था। उसका डील डॉल, उसकी लंबाई और उसका खिलंदड़पन सब भूपी को उसके करीब जाने से रोकने के लिए हथियार साबित हुए। वह जितना करीब आती थी भूपी उतना ही दूर होता जाता था। उसे लगता था सोहनी उससे दूर, बहुत दूर, इतनी ऊंचाई पर खड़ी है जहां पहुंचने के लिए अगर वो अपने सारे अरमानों, सारी ख्वाहिशों, सारी तमन्नाओं को सीढ़ी में बदल दे तो भी उसे छू नहीं पाएगा। बस 100 का सवाल यह था, क्या भूपी वह सीढ़ी बनाने का ख्वाहिशमंद था या अपने ही अंतर्मन के अंधेरों में जूझता भूपी आज किसी ख्वाहिश या आरजू करने की हिम्मत ही नहीं जुटाना चाहता था।
यूं भी चाहतों को राहों या राहत तक पहुंचने के लिए जिस जज्बे की, जिस इच्छा शक्ति की दरकार है, वह भूपी के जीवन में नदारद है। उसने जीतने से पहले ही अपने हथियार नियति को सौंप दिए थे और चुपचाप नसीब के भंवर में खामोश बहता जा रहा था। चारों ओर गहन अंधेरा है। भूपी एक रेगिस्तान में अकेला खड़ा है। दूर दूर जहां तक नजर जाती है, उसके मन और जीवन में मौजूद जाने पहचाने अकेलेपन का साम्राज्य है। चुप्पी का शासन है और खामोशी की सल्तनत है। इस रेगिस्तान की दहक और नीरवता क्या उसके मन की तपन से कहीं ज्यादा थी? उन कटीली झाड़ियों में ज्यादा कांटे और चुभन हैं, या फिर उसकी अंतरात्मा को छलनी कर देने वाले शूलों के घाव ज्यादा हैं? एकाएक रेतीली आंधियों ने उसे घेर लिया। भूपी को दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। एक काला साया उसके करीब नमूदार हुआ और उसे जकड़ने लगा। भूपी घबराकर उस साये से खुद को छुड़ाना चाहता है। वह लगभग जाम हो चुके हाथ पांव को झटकना चाहता है, पर बेबस है, लाचार है। वह अपनी सारी ताकत को इकट्ठा कर पूरा जोर लगाता है और साये की गिरफ्त से खुद को छुड़ा लेता है। आह! ये आवाज सोहनी की है, जो बिस्तर पर उसके करीब लेटी थी। उसका एक हाथ भूपी के सीने पर था और भूपी एक झटके में उसकी बाहों से खुद को छुड़ाकर कमरे से बाहर निकल जाता है। ये उसे क्या हुआ? उसका माथा जल रहा है और कपकपाता शरीर बुखार से तप रहा है। ओह! न जाने क्यों जिंदगी में आज पहली बार उसे शिद्दत से सिगरेट की तलब महसूस हो रही है। दिवाली को बीते अब महीना बीत चुका है। सोहनी 10 दिन बाद माँ के घर से लौटी है। जब गई थी तो उन दिनों भूपी की तबीयत कुछ ठीक नहीं, उसे आराम चाहिए था। इधर माँ के साथ पंजाब भी हो आई थी। सीजन के बाद भूपी के पास इन दिनों ज्यादा काम नहीं होता। पूरा दिन या तो थोड़ी बहुत मूर्तियां बनाने में जाता है या फिर छत के कोने में बैठकर कागज पर आड़ी तिरछी लकीरें निकालने में अपने वक्त की रेजगारी को बेभाव खर्च किया करता है। सीजन की थकान और आपाधापी के बाद मिले सुकून के ये लम्हे उसे बेचैन करते हैं। उसका बस चले तो काम को कभी खत्म ही न होने दे। तभी एक कंकड़ उसके पैरों पर आकर लगा और बेचारों के झंझावात का सिलसिला छन्ने से टूट गया। सोहनी छत पर कपड़े सुखा रही है। न चाहते हुए भी भूपी का ध्यान उसकी ओर चला ही गया। गुलाबी पंजाबी सूट और पटियाला सलवार में कसा हुआ गदराया जिस्म, चोटी में बंधे लंबे काले बालों के नीचे झूलता सुनहरी परांदा, हाथों में चमकते चूड़े का लश्कारा। भूपी का दिल चाहा उसे ताउम्र निहारता रहे, पर एकाएक उसकी नजरें सोहनी से मिली और वह देखते ही फिक से हंस पड़ी। भूपी चुपचाप सिर झुकाकर पेंसिल से खेलने लगा। भूपी की चुप्पी और सोहनी की शरारतें, कभी कभी लगता है दो विपरीत प्रकृति वाले लोगों के बीच का धनात्मक और ऋणात्मक का फर्क उन्हें बार बार करीब खींचता है। दोनों ही अपने अंदर भावनाओं का अथाह समुद्र लिए होते हैं, जो ऊपर से तो शांत दिखाई देता है, लेकिन हलचल होने पर किसी सुनामी से कमतर नहीं होता। सौड़ी की, पायल की छमछम, चूड़े की खनखनाहट और उसकी मदहोश हंसी। होना तो यह था कि भूपी इस सुनामी में खामोश बह जाता, पर सोहनी अक्सर उसे किनारे पर शांत उदासीन खड़े देखती। हालांकि हर रात इस शांति की आड़ में वह उस सुनामी की लहरों में कितने ही थपेड़े खाकर वापस किनारे की ओर लौट आता, ये कोई नहीं जानता था। शाम को भूपी बर्माजी के यहाँ गया था। मूर्तियों का हिसाब अभी बाकी था। दूसरे ब्याह में कई खर्चे हुए थे, उससे हाथ थोड़ा तंग हो गया था। बर्माजी बाहर गए थे, पर उन्होंने फोन पर रुकने की हिदायत दी। लौटते लौटते काफी समय लग गया। नई मूर्तियों के सैंपल देखते देखते समय कैसा बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। जब भूपी घर लौटा तो आधी रात बीत चुकी थी। सारी बत्तियां बंद थीं। थक हार कर सोए घर वालों को उसने जगाना उचित नहीं समझा। भूपी चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ चला। खिड़की से आती स्ट्रीट लाइट की थोड़ी रोशनी के कारण कमरे में बहुत अंधेरा नहीं था। सोहनी बिस्तर पर लेटी थी, उसकी आंखें बंद थीं। भूपी कुछ देर खिड़की से उसे देखता रहा, फिर धीरे से बिस्तर की ओर बढ़ा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। भूपी को लगा अगर सूखते हलक में फंस न गया होता तो शायद कलेजा बाहर आ गया होता। बिस्तर के करीब पहुंचकर वह अभी झुका ही था कि एकाएक उसकी निगाह कमरे के कोने में रखी मूर्ति पर पड़ी। उसे लगा मूर्ति के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान थी। वह खौफनाक रात उसके जेहन पर काबिज हुई और भूपी पलटा और कमरे से बाहर की ओर भागा, उस खौफनाक सुनामी की लहरों में थपेड़े खाकर। आज एक बार फिर वह खाली हाथ वापस किनारे की ओर लौट आया था।
इसके बाद गली के नुक्कड़ पर अलाव के किनारे हाथ सेकते हुए वह बची हुई रात को तल की यादों की कैंची से काटते हुए अलाव में कतरे कतरे होम करता रहा। ये कैसी आहुति थी जिसमें उसका कल आज और कल जल रहा है। ये कैसी तपिश है जिनसे जिंदगी को रूबरू तो खड़ा कर दिया है, पर उसे उसकी जिंदगी के ही करीब नहीं आने देती थी। फिर एक और मनहूस रात उसकी किस्मत के खाते में दर्ज हो गई थी। वक्त की झोली में ऐसी कई सर्द रातें भरी थीं जो एक एक कर जादूगर की टोपी से परिंदों की मानिंद निकलकर स्याह आकाश में गुम होने लगी। हरिद्वार से मूर्तियों का बड़ा ऑर्डर मिला है। लक्ष्मी बहुत खुश है आज। इस बार कितनी ख्वाहिशें सिरे लगेंगी, इसका हिसाब लगाना बड़ा सुखकर है। जल्दी ही नए ऑर्डर का काम शुरू करना है। अब शायद कुछ हेल्पर भी रखने पड़े, पर भूपी इस सारे हिसाब किताब से परे है। उसे ना खुशी से सरोकार है और न ही हिसाब किताब की दरकार। उसे तो बस रंगों में डूब जाना है। जी, मैं क्या तुआनु चाह दे नाल कुछ चाहता है? उसने गर्दन उठाई तो एकाएक घबराकर सिर झुका लिया। सौड़ी चाय के साथ नाश्ते की प्लेट थामे खड़ी थी। उफ, ये लंबाई कितनी खौफनाक शय है। पकौड़े। सोहनी ने उसके पैर को धीरे से अपने पैर से दबा दिया। पैर खींचते भूपी ने संयत होते हुए चाय का कप थाम लिया। बढ़िया, चाय अच्छी है। एक सुड़की के बाद उसका ब्रश तेजी से चलने लगा। भाभी की नजर बचाकर सोहनी ने एक पकौड़ा उसके मुंह में ठूंस दिया और प्लेट वहीं रखकर हंसते हुए वहां से चली गई। दूर जाती सोहनी को एकटक निहारता भूपी उसे जाते हुए देखता रहा। फिर मुंह चलाते हुए नजर हटाकर बिजली के तार पर बैठे पंछियों को देखने लगा। पंछी आज भी ऊंचाई पर बैठे चहचहा रहे थे, पर जाने क्यों आज पकौड़ों का स्वाद उसे कसैला नहीं लगा। उसने एक और पकौड़ा उठाकर मुंह में डाला और ब्रश चलाने लगा। सोहनी भाभी के पास बैठी हन्नी के साथ गिट्टे खेल रही है। अचानक गिट्टे उछालना छोड़कर वह भाभी से पूछती है, भाभी, ये कुछ बोलते नहीं, बहुत चुप चुप रहते हैं, क्या हमेशा से? भाभी बोलती रही और सोहनी जैसे कोई पेंसिल थामे शब्दों को मन के कैनवास पर उतारती रही। जब वह तस्वीर मुकम्मल हुई तो सोहनी ने पाया वह बचपन से अपने अकेलेपन से जूझते हुए उदास भूपी का रंगहीन चेहरा था, जिसमें सोहनी को जीवन और प्रेम के रंग भरने थे। वह जान गई थी खामोशी भूपी की ढाल थी और एकांत उसका सहारा, और सोहनी ने सबसे पहले इन्हीं का निशाना साधा था। वह उसके एकांत के व्यू में प्रवेश द्वार ढूंढकर उसकी खामोशी को भंग करने का अरमान रखती थी। इसका कोई मौका छोड़ना उसे गवारा नहीं था। उसने तय कर लिया था वह उसके मन पर सातों तालों को तोड़कर भी उसके दिल में अपना आशियाना बनाएगी। उसके शर्मीलेपन, सादगी और उसकी मासूमियत ने सोहनी के दिल में घर बना लिया। जिस तरह उसने सोहनी का हाथ थामकर उसे अपनाया है, उसकी माँ के चेहरे पर संतोष और सुख के सतरंगी रंग उस चितेरे की बदौलत ही तो हैं, जिसने उसे वर्षों की खोई नींद से मिला दिया। काके अब रोज रात में ऑटो चलाता है और दिन में अपने कमरे में पड़ा खर्राटे भरता है। शराब को अब छूता भी नहीं। और बीजी ने उसके यार दोस्तों की ऐसी क्लास ली कि वे ऐसे गायब हुए मानो गधे के सिर से सींग। जस्सो मासी अब रसोई में नहीं सोती, रोज बड़ी बहू और बच्चों के पास ही उनकी मंजी लगने लगी है। सोहनी चपल चंचल उद्दाम बेग से बहती हुई एक अल्लड़ पहाड़ी नदी है जो सारे बांध तोड़कर बह निकलना चाहती है। वहीं भूपी वह शांत और गंभीर सागर है जिसमें समा जाने में ही नदी अपने जीवन की सार्थकता देखती है। जिस अनदेखे अनचाहे मीत पर जवानी की सौगात लुटा देने के सपनों ने 20वें साल में हजारों तमन्नाएं की थी, उसका चेहरा अब धुंधला नहीं है। सारी धुंध छट गई है। अब वह जानती है उसे, पहचानती भी है। उसे लगता है जैसे वही उसको जन्मों से जानता है। उसका साथ ही उसके लिए जन्नत है। प्रेम जब आत्मा का स्पर्श करता है तो पुरुष अधिकार चाहता है और स्त्री प्रेम में समर्पित होना चाहती है। सोहनी अपनी मोहब्बत के लिबास पर चाहतों के सल में सितारे टांकना चाहती है। आग के दरिया में डूबकर पार होना चाहती है। अपनी मोहब्बत के साए में सुकून से जिंदगी बिताने का अरमान ही उसकी आरजू था और यही उसका ख्वाब भी बन गया था। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी खिड़की से कमरे के भीतर आ रही है और पूनम की वह खूबसूरत रात मानो एक दुल्हन की तरह आई है, जिसके मखमली दुशाले पर जड़े हुए अनगिनत सितारे कायनात को रोशन कर रहे हैं। अपनी जवानी पर इठलाता चांद उसका महबूब है,
जो पल पल उसे निहार कर खुशी से किरणों की बारिश कर रहा है। गली नंबर 2 उस रात भी उतनी ही रोशन और जगमग है जितनी सोहड़ी के मन में हिलोरे लेती कामनाएं। सोहड़ी इस घर के कण कण को अपना रही है, अपनी जड़ों से उखड़ा हुआ कोमल पौधा इस अजनबी मिट्टी में अपनी जड़ें जमा रहा है। उसे भूपी से ही नहीं, उससे जुड़ी हर बात से प्यार है। वह सचमुच उसकी संगिनी बनना चाहती है। आज उसने भी दिन भर भाभी से रंग करना सीखा है। भूपी के ब्रश को हाथ में लेते हुए जिस सिहरन को उसने तन बदन में महसूस किया, वह उस सिहरन की ही सहेली मालूम होती थी जो सोहनी ने उसे पहली बार छूकर महसूस की थी। भूपी आज दिन भर उसके करीब था। उन्होंने साथ खाना खाया और आज उसने पहली बार भूपी की आंखों में प्यार का वह उमड़ता सागर देखा जिसकी एक झलक देखने की आस उसे बेचैन किए हुए थी। उसके स्पर्श को याद कर अपने सुख में मग्न सोहनी कहाँ जानती थी कि यह सिहरन जैसे उसकी तन की नहीं, मन की भी सिहरन थी, जिसने अवसाद की 100 परतों के नीचे दफन उस सुसुप्त आत्मा को भी सहला दिया था जो जाने कब से पत्थर की मूर्तियों के बीच रहते रहते रफ्ता रफ्ता एक बेजान मूर्ति में बदल रही थी। यह बरसों से बंद पड़े आशाओं के उस द्वार पर हुई एक बहुप्रतीक्षित किंतु अप्रत्याशित आहट थी, जिस पर जाने कब से निराशा का जंग खाया ताला झूल रहा था। उस द्वार की चरमराहट से भूपी कब तक अनजान बना रहेगा, ये रात की भी चिंता का विषय था और गली नंबर 2 की भी। भूपी दीवार से सिर टिकाए हुए चांद को देख रहा है। तभी नीचे के कमरे की खिड़की से दीवार पर पड़ रही रोशनी में 2 साए एकाकार होते दिख रहे हैं। भूपी को अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। उसने नजरें वहां से हटा लें, शायद आज काकी देर से काम पर निकलेगा। भूपी चुपचाप कमरे में आकर लेट गया है। उसका चित्त शांत नहीं है और नींद आंखों से दूर, बहुत दूर सैर पर निकली है। ये चांद और आंखें दोनों की साजिश खूब रंग ला रही थी। चिट्टा कुकड़ बनेरे रे, काशनी दुपट्टे वाली है, मुंडा सदके तेरे ते। अपने काशनी यानी बैंगनी दुपट्टे को लहराती गुनगुनाती उस चंचल चपल हिरनी ने जब कमरे में प्रवेश किया, वह नहीं जानती थी कि भूपी सो रहा है या जाग रहा है। हाँ, पर वह जाग रही है। चांद जाग रहा है। रोशनी में नहाई गली जाग रही है और जाग रही है उसकी तमाम उदात्त कामनाएं। नदी का सागर के प्रति समर्पण उसका स्वभाव है और उस भाव की सुखद परिणति उसका ध्येय। इसके लिए रास्ते में आने वाली हर बाधा बांध को तोड़कर भी वह बढ़ती जाती है, निरंतर गतिशील। तो पूरे चांद की उस एक रात में सब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता। नदी बेखौफ बढ़ रही थी कि उसे सागर से मिलना था। वहीं सागर चांद के आकर्षण में समस्त गुरुत्वाकर्षण को समेटे हर पल उस आक्षेप से लड़ रहा था जो लगातार उसे अपनी ओर खींच रहा था। सोहनी ने उसके करीब जाकर धीरे से उसे छुआ। अब वह भूपी के बेहद करीब थी। उन दोनों के बीच पसरी व सर्द अनजान रात धीरे धीरे एक सुंदर सवेरे की तलाश में अपने मुसलसल सफर पर थी। धीरे धीरे रात पिघलने लगी थी। जिस्म की गर्मी की तपन के आगे धधकते शोले भी शीतल झोंके मालूम होते हैं। इसके बाद उनके बीच उस रात के लिए भी कोई जगह नहीं रही। पिघलती रात उनके जिस्म में समा गई थी और वे दोनों एक दूसरे में। सोहनी के प्यार और समर्पण की कशिश ने सम्मोहन के टूटने का कोई भी मौका पास नहीं आने दिया और आखिरकार वही हुआ जिसके होने के विषय में लगाए जा रहे गली नंबर 2 के सारे अनुमान अपने शिखर पर थे, जिसका होना कल तक सुगबुगाहटों में बुना जाता था, जाने कब से नियति की तारीखों में दर्ज किया जा चुका था। इससे पहले कि रात उस चमकदार धवल सवेरे की गोद में बेसुध होती, चंचल नदी का पानी सारे बांध तोड़कर सागर की ओर बह निकला। वही सागर ने भी स्वयं को ज्वार के हाथों में सौंप दिया। समर्पण के रंग ने उस रुपहली रात को एक नए रंग में रंग दिया। यकीनन यह पहले प्यार का रंग था, जो इस दुनिया में मौजूद हर रंग से कहीं ज्यादा दिलकश और पुरअसर था। भूपी ने आंखें खोलकर सोहनी के चेहरे की ओर देखा। वह अब भी उसकी बाहों में थी, जीती जागती, मुस्कराती, लजाती और अपने सुख को महसूसती सोहनी। एक पल को उसे लगा मानो चांद में सीढ़ियां लग गईं और खिड़की से दूधिया चांदनी उसकी बाहों में उतर आई है। पर यह क्या? ठीक उसी पल उसने घबराकर कमरे में मौजूद मूर्ति की ओर देखा। कमरे के भीतर पसरी दूधिया सफेदी में मूर्ति हमेशा की तरह अब भी उसी कोने में रखी थी और छत भी वहीं मौजूद थी जहां उसे होना चाहिए था। कहीं कुछ नहीं बदला था, सब वैसे ही था जैसे पहले कभी न हुआ था, जैसा होना चाहिए था। सोहनी ने उसके सीने पर आहिस्ता से अपना सिर टिका दिया और ठीक
उसी क्षण भूपी के मन में तना वर्षों पुराना वह ठूंठ जैसे लरच गया था, दरक गया था, चटक गया। और ये क्या? आज उसकी ऊंचाई इतनी अधिक नहीं कि भूपी भय से उसके कदमों में अपना सिर झुका दे। जिंदगी में पहली बार आज भूपी को ठूंठ से कोई डर नहीं लगा। फिर नींद ने उसे अपने आगोश में यूं ले लिया था जैसे माँ थपक कर किसी बच्चे को सुला देती है। सुबह हो चुकी है। रात अकेली नहीं गई। अपने साथ जाने कितने बरसों के दुख, अवसाद, अकेलेपन और अंधेरे को समेटे विदा हुई है। सूरज की आहट से अभी अभी जागी गली नंबर 2 ने अंगड़ाई लेकर अपनी आंखें खोल दी हैं। आज का दिन सबके लिए कुछ खास है और यह सवेरा सबके लिए कोई नई सौगात लेकर आया है। परिवार का जल्द ही मूर्तियों की फैक्ट्री शुरू करने का विचार है। जस्सो मासी आज से अपनी फैक्ट्री पर जाना छोड़ रही हैं। आखिर उसके कमाऊ पूत अब अपनी अपनी गृहस्थी संभालने लायक हो गए हैं और वह अब चैन से धूप में मंजी डालकर अपने पति से बतियाते हुए, अलसाते हुए, अमरूद और मूंगफलियां खाते हुए उनके बच्चे खिलाना चाहती हैं। क्या कहने, इस सुख पर तो 7 स्वर्ग भी सदके। काके की लॉन की अर्जी मंजूर हो गई है। आज घर में अपना ऑटो आएगा। मुस्कुराहटें बिखेरती लक्ष्मी पूजा की थाली सजा रही है। खिड़की के बाहर सोहड़ी तुलसी को पानी दे रही है। हर बूंद के साथ रिस रहा है भूपी के मन का डर। तुरोहित होती जा रही है वे तमाम काली भयानक रातें जो सालों से उसे कैद किए हुए थीं। एकाएक उसे महसूस हुआ कि रफ्ता रफ्ता अपनी ऊंचाई खो चुका वह ठूंठ पिघल रहा है। ऐसा सवेरा उसके जीवन में पहले कभी नहीं आया था और उस सुबह उगते सूरज ने उदास चांद से जुड़े उसके सभी मनहूस रिश्तों की कालिक को अपनी सुनहरी किरणों के रंग से धो दिया था। भूपी ने आंखें बंद की तो पाया ठूंठ नहीं, उसकी जगह लहराता हुआ एक हरा पौधा है जिसमें नन्ही नन्ही कई कौपलें उगाई हैं। नन्ही नन्ही कौपलें, हरी हरी कौपलें, उसके और सोहड़ी के अरमानों से सजी कौपलें। सचमुच उन सबके जीवन में सुबह हो चुकी है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अंजू शर्मा द्वारा लिखी हुई कहानी गली नंबर 2। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? कहानी के विषय में अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।